नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। राजनीति में एक नौजवान अपना कद लगातार बड़ा करता चला जा रहा है। वो अपने चचा पर तीखे और ताबड़तोड़ हमले करते हैं। पिता की जो सियासी विरासत है उसके काबिल वारिस माने जाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी मेरे सामने हैं तेजस्वी यादव। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालू जी की जो तबीयत है, इलाज के लिए कोर्ट ने थोड़ी और मोहलत दे दी है 2 जुलाई तक। कैसी है सेहत उनकी? देखिए, हम लोग परेशान उनके स्वास्थ्य को लेकर के ही हैं। उनकी जो किडनी को लेकर के खासतौर पे हम लोग चिंतित हैं कि लगभग 60% जो किडनी है वो डैमेज हो गया है और हम लोगों की कोशिश है कि ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, क्योंकि आप जानते हैं एक एज होने के बाद, क्योंकि लालू जी 70+ हो चुके हैं, तो एक उम्र के बाद जो है ट्रांसप्लांट की जब भी बात आती है तो वो कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। तो वो रिस्क ना आए, ना लेना पड़े, उसके लिए हम लोग जो है बेहतर इलाज के लिए हम लोग लालू जी बॉम्बे में हैं और उसको देखते हुए हम लोग इसको लेके चिंतित हैं। हमारा परिवार ही नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने चाहने वाले लोग हैं लालू जी को, वो सब लोग चिंतित हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के, और न्यायालय पर भी भरोसा है हम लोगों को कि लालू जी को जल्द से जल्द न्याय मिले और जनता के बीच आए। जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत जो है, हमने कई बार कहा है, लालूवाद की जरूरत है, क्योंकि देश में जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से लोग जो है नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, भाईचारा को भंग करने का काम कर रहे हैं, हाथों में तलवार पकड़ाए जा रहे हैं नौजवानों को, और हम लोग कह रहे हैं कि भाई तलवार मत दो, हाथों में कलम और रोजगार दो। आपने कहा कि लालूवाद एक फिलॉसफी रही है, उसको चाहने वाले इस देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहे हैं, लेकिन एक आदमी लालूवाद को पसंद नहीं करता है। आजकल आप उस आदमी को पसंद नहीं करते हैं। आपके चचा नीतीश कुमार जी बहुत तीखा हमला करते हैं आप, और लगातार करते हैं। ऐसा क्या है, क्यों इतना आप नाराज चलते हैं? अरे हमको क्या नाराजगी है, और चाचा जी ने जो रास्ता जो अपनाया है वो तो देश हित में नहीं है, वो तो जहर फैलाने वाला काम करते हैं। लेकिन उन्होंने आपसे हाथ छुड़ाया कि देश हित में आप नहीं थे। तो डर और लालच की वजह से गए ना। डर था सीबीआई ईडी का, इनकम टैक्स का डर था, और लालच थी कुर्सी की। और हम लोगों का इतिहास अगर देख लीजिए तो आज तक हम लोगों ने सांप्रदायिकता से और मनुवादियों से समझौता नहीं किया। यानी मैं ये मानूं कि नीतीश कुमार ने ईडी और सीबीआई के डर की वजह से तेजस्वी यादव से हाथ छुड़ाया और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई लदवा दी गई। आप ये देखिए ना, जो बीजेपी में गया वो राजा हरिश्चंद्र से नवाजा जाता है, और जो नहीं गया बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ देती है। आप बता दो, अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, कलाकार भी बोलता है, तो उसके यहां भी और प्रोड्यूसर के यहां रेट पड़ जाता है। पढ़े हैं, देखे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल नीतीश भी थोड़े नाराज से चल रहे हैं, ऐसा लगता है और कहा भी जाता है। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, उसको लेकर के 10 जुलाई के आसपास उनका कोई बड़ा कार्यक्रम भी है। अगर वो पलट करके आ जाते हैं तो आप उनका हाथ थाम लेंगे? देखिए, हमारे लिए तो दरवाजा बंद है। जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, 4 साल में 4 सरकारें बनाई, बिहार का विकास एकदम रोक दिया अपने कुर्सी के लालच में, और जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे और जो आदमी ऐसी जगह पे चला जाए जो संविधान का विरोधी लोग हैं, जो महात्मा गांधी को नहीं मानते, अंबेडकर को नहीं मानते, मंडल को नहीं मानते, वो मानते किसको है? नागपुरिया कानून को मानते हैं, गोवलकर और गॉडसे को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे हाथ मिला सके? और आप ही बता दीजिए, कोई गारंटी है हमारे चाचा का कि यहां आए, चुनाव जीते, सीटें बढ़ा लें और फिर दोबारा ना पलटी मार दें? यानी चुनाव तो 4 साल में 4 सरकारें आपने देखी, बिहार में पहला ऐसा राज्य होगा। और अभी कितने दिन हमारी सरकार को हुई थी? 18 महीने, पलटी मार गए। अभी आप देखिएगा कि बीजेपी से फिर नाराज चल रहे हैं। वो नाराज नहीं चल रहे हैं, वो बीजेपी से नाराज कैसे हो सकते हैं? नाराजगी तो दिखा नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि उनका भी फाइल वाइल दबा हुआ है और बीजेपी से वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, और उनकी मजबूरी भी है, दब करके रहना है। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन वो तो चीफ मिनिस्टर है, और सरकार जो है वो नागपुर से चल रही है, बीजेपी के लोग चलाने का काम कर रहे हैं, और नीतीश जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अगर आप जनता के बीच जाइए
तो लोग हमको कहते हैं कि पलटू चाचा को मत लीजिएगा। हम भी अपने बात से पलट गए। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मैं अपने चचा को नहीं लूंगा कि मेरे चचा पलटू चचा हैं। आपके राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं। राहुल गांधी से तो आपकी बनती है, आपने तो हाथ मिला रखा है बिहार में, तो आप दोनों के बीच में मतभेद नहीं है? राहुल गांधी जी को तो हमने कहते हुए नहीं सुना है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम बोले या आप बोले या कोई तीसरा व्यक्ति बोले, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि जनता हम लोगों को कह रही है कि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया है उनको आप वापस मत लीजिए, और जनता ये कह रही है अगर आप वापस ले लोगे तो आप हार जाओगे, आपके साथ जनता खड़ी नहीं रहेगी। एक बात बताइए, महागठबंधन की बात होती है, मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा, यह भी सवाल आता है लोगों के बीच में। आप लोग भी कहीं न कहीं चर्चा करते होंगे, आप लोग भी आपस में कहीं न कहीं इस बात पर मशविरा करते होंगे। अभी कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। क्या तेजस्वी यादव, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात कर रहा हूं, आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर अपने गठबंधन का नेता राहुल गांधी को मानते हैं? देखिए, दो बात है इसमें। आपने पूछा मोदी जी के मुकाबले और कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता, चाहिए ही ना, देश को तो चाहिए। और राहुल गांधी जी को आप मानते हैं कि नहीं मानते, दो अलग बात है। हम इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से हम इसको बताना चाहेंगे। चेहरा का काम क्या था, क्या उन्होंने जो वादा किया वो डिलीवर किया? चेहरा आखिर किस लिए हो? ये 56 इंच का सीना कश्मीर को बर्बाद कर दिए। गए थे ना आतंकवादी मिटाने, आतंक को मिटाने, खुद भाग चले। ये बोलते थे कि इन लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे, एक पैसा नहीं मिला। ये बोलते थे कि हम चौकीदार हैं, नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, हजारों करोड़ लेकर के भाग गए, रफा दफा हो गए। यही बोलते थे कि हम आएंगे तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन रोजगार नहीं, भले तलवार देने का काम कर रहे हो। तो चेहरे का काम क्या है, चेहरा किस लिए अच्छा है, ये चेहरा तो देख लिया जनता ने। चेहरा कौन होगा, कंपिटिटिव कौन होगा, नहीं होगा, ये हमारे सवाल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। संविधान बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी इस देश की राजनीति पर जितने आए उतना ही समाज के ऊपर भी है, मैंने मान लिया। लेकिन ये हवा में तैरती हुई चीजें तो है नहीं। कुर्सी पर तो एक आदमी चाहिए ना, उसकी मंशा चाहिए ना, उसकी अपनी नीति आप चाहिए। मेरे समर्थन की बात करें, जो मोदी जी को हराएगा हम उसको समर्थन देंगे। आप राहुल गांधी को, और मोदी जी को इसलिए हराना है क्योंकि हमको अपना संविधान बचाना है, और आने वाला जो चुनाव है, मैं आपसे एक नहीं, सवाल मेरा, हम राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी जी हो या और कोई हो, हमको क्या तकलीफ है उनसे। और जो भी चेहरा होगा मोदी जी से अच्छा चेहरा होगा सिचुएशन में है। एक बड़ा सवाल आपसे कर तो रहा हूं। चेहरा बोलेगा कौन? हाँ, ठीक है, मैं आपसे एक बड़ा सवाल कर रहा हूं। आप मोदी जी को हरा देते हैं, बहुत सारे दल मिलकर के एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री आपने बना लिया, लेकिन 2 बार 3 बार एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सरकारें चलती नहीं हैं। अब नई राजनीति, आप कहेंगे कि राजनीति नई है, दौर नया है, लोग नए हैं, तो आप स्थायी सरकार की बात तो करेंगे ना, देश पर बार बार चुनाव तो लाद नहीं सकते आप। पहली बात, मोदी जी को कौन सा ऐसा डर था जो 40 पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन की, एनडीए बनाया? यानी वो पहले डरते थे क्या? नहीं, तो डर से अलायंस बनाया। 40 पार्टी, देखिए विपक्ष के कितने हैं अलायंस मेंबर्स, और बीजेपी एनडीए में कितने हैं, ठीक है। इस बार जो कोशिश हो रही है कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए, चाहे कांग्रेस हो या जनता दल के लोग जो इधर अलग अलग पार्टियां बनाए, चाहे वो लोग हो या और अदर रीजनल्स पार्टी हो। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है। अब तो ये देखना पड़ेगा कि रणनीति क्या होता है। लेकिन अभी जो माहौल लग रहा है, अभी तो एक दूसरे को लोग सम्मान दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये तो लालू जी का प्रयास था, और बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट कि जहां महागठबंधन हम लोगों ने करके दिखाया और बीजेपी को पटकनी देने का काम किया। वो अलग बात है कि चाचा जो है पलटी मार गए। आप बताइए कि गौडसे ने गांधी जी को गोली मारा कि नहीं मारा? आप सिर्फ इतना पूछिए मोदी जी से, अगर आपको मौका मिले, कि आप गौडसे को मानते हैं कि गांधी जी को मानते हैं, आप अंबेडकर को मानते हैं कि गोवलकर को मानते हैं? तो इसमें मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। गांधी और गोडसे को लेकर के प्रधानमंत्री की अपनी राय साफ है, वो गांधी को लेकर के कई बार अपनी बात रखते हैं, उनके नाम पर 2 बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं, स्वच्छता अभियान भी उन्हीं के नाम पर वो चलाते हैं। गोडसे से कभी भी प्रधानमंत्री या बीजेपी ने अपने आप को नहीं जोड़ा। क्यों है अच्छे भाई? मोदी जी
ने ऐसा क्या काम किया, क्यों वोट दे देश की? आप राजनेता हैं, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, जीएसटी से नुकसान हुआ नहीं हुआ? आर्थिक स्थिति जो है देश की वो खराब हो गई, कौन इसका जवाबदेही है? पेट्रोल डीजल आपको प्रति बैरल जो है सस्ता मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल, लेकिन इतना महंगा हो गया, इसका जवाबदेही कौन देगा? जहां प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिएगा, जहां से प्रधानमंत्री जो धरोहर है, मॉन्यूमेंट जो आपका ऐतिहासिक एक लाल किला है, वो गिरवी रख दी है भैया। गिरवी नहीं रखा, अरे लीज पे दिया, यानी एक्चुअली संभाल नहीं सकते। एक लाल किला नहीं संभाल सकते, देश को कैसे संभालोगे? ये बात मेरी समझ में आने लगी है। तेजस्वी यादव देश की राजनीति में क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आपकी दलीलें, आपका आप लोग मौका दे रहे हैं बात रखने के लिए। एकदम होना चाहिए, होना चाहिए। मैं महागठबंधन पे आता हूँ। बिहार में आप महागठबंधन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेकर के आए, सफल भी रहा। आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आपने कांग्रेस के बाद मांझी जी को अपने साथ कर लिया है। आपने उपेंद्र कुशवाहा पर भी डोरे डाले, लेकिन बात बनी नहीं। क्या हुआ? हम तो चाहते हैं कि माले से भी बात करें, हम तो चाहते हैं बसपा से भी बात करें। शत्रुघ्न सिन्हा साहब को आपने अभी बुलाया था इफ्तार में, वो आए भी थे। आपकी पार्टी से टिकट मिलेगा उनको, लड़ेंगे वो? ये तो उनकी इच्छा होगी, उनका चॉइस होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ रिश्ते तो बड़े अच्छे हो गए हैं, आपके बारे में बोलते बहुत बढ़िया हैं। हमारे अभी से रिश्ते नहीं हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं, और हम लोगों का काफी एक दुख हो, हमेशा दुख के घड़ी में भी साथ हमेशा से। बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो आरजेडी टिकट देगी। आप एक बात जान लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बिहार का नाम रोशन किया और बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जब तानाशाह जो रवैया है, जो डोमिनेटिंग होना चाहते हैं, अपने सामने वो किसी को नहीं देखना चाहते हैं और सिर्फ अपनी ही बात को वो लागू कराना चाहते हैं, तो लोकतंत्र पार्टी में रह ही नहीं गया। अगर इस पार्टी के मजबूती के लिए अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर बात रखते हैं और उनकी मान सम्मान नहीं होती है, वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से सांसद रहे हैं, आज के दिन में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी को अपने दल में नहीं लेना चाहती। एक हाल में वाकया था आपके परिवार के भीतर का, और कहा गया कि आप दोनों भाइयों के बीच में अनबन है, बनती नहीं है, और आपके बड़े भाई साहब ने जो बयान दिया था उससे लग रहा था कि उनके मन में थोड़ी खटास है। ऐसा क्या रहा? ये अभी से न्यूज तो चलाया नहीं जा रही है, अनबन है। जब डिप्टी सीएम बनने की बात आ रही थी तो भी अनबन ही था, उससे पहले से भी अनबन ही था, अभी भी अनबन ही है। भले ही मेरे भाई करेजे का टुकड़ा कहें, अर्जुन कहें, लेकिन मेरे भाई की बात नहीं माननी, मेरी बात नहीं माननी, मेरे पिता की बात नहीं माननी, मेरी पार्टी की बात नहीं माननी, मेरी मां की बात नहीं माननी, तो किसका बात मानिएगा आप? कौन बताएगा कि अनबन है कि नहीं है? ये बात कौन बताएगा? देखिए, कुछ लोग हर तरीके का प्रयास करके लोग थक चुके हैं। उनको एक आखिरी उम्मीद नजर आता है कि भाई कुछ करो, कुछ। ये लोग तो डर नहीं रहे, झुक नहीं रहे, हम लोग काबिल नहीं है इनसे मुकाबला करने के लिए। तो इस तरह का राजनीति, जो गंदी राजनीति होती है, नकारात्मक राजनीति होती है, इस तरह का एक परसेप्शन बिल्डअप करो ताकि अनबन नहीं है। और अनबन हो या कनबन हो या कुछ हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। पहली बात, अब हमको ये पता नहीं कि आपके चैनल के माध्यम से कहने के बाद भी हमको कितनी बार इस बातों का सफाई देना पड़ेगा। आप सोचिए कि उस परिवार पे क्यों लोग पड़े हुए हैं भाई? परिवार हमारा क्या करता है, नहीं उठता, कौन कितने बजे खाता है, कौन कितने बजे सुतता है, कौन क्या कहा क्या नहीं कहा, जो देश में क्या हो रहा है वो देखना है ना। आपकी पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनसे भी कभी कभार बात हो जाती है। उनके हवाले से मैं आपको ये बात रख रहा हूं आपके सामने कि अगर इस तरह की बात एक दो दफा और आती है तो उससे जो आप परसेप्शन की बात कह रहे हैं वो थोड़ा लोगों के बीच में खराब होता है। यह बात शायद आप समझते होंगे, क्योंकि अब आप बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं, अपनी उम्र से कम से कम 10-15 साल ज्यादा मैच्योर्ड हैं आप। तो मैं जो कह रहा हूं शायद वो आप समझ। देखिए, अगर शुभचिंतक हैं तब उनको ज्ञान ही नहीं है। अगर ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात है, एक दो बार और आती है, ये आती कहां से है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। ये अगर बाहर से आती है तब तो अलग बात है। अगर उन शुभचिंतक को लगता है कि हमारे यहां से अगर आ रही है फिर से आएगी, तब तो वो हमारे शुभचिंतक नहीं है। और कौन ऐसे शुभचिंतक हैं जो हमारे यहां रहते हैं? तो देखिए,
ये कहने दिए, मीशा भारती जी हो गई, तेज प्रताप जी हो गए, तेजस्वी हो गए, इन लोगों में आपस में बनती नहीं। अरे भैया, हम लोगों में जितना प्यार है और जितना अटूट हम लोगों का रिश्ता है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और हमें किस बात का दुख है? अगर मेरे बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको किस बात का तकलीफ होगा भाई? हम लोगों में फर्क क्या है? हम लोगों में तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन क्या कहेगा, नहीं कहेगा, क्या फर्क पड़ना हम लोगों को भी ना। हमारा बड़ा भाई जाएगा तो आपका भी बड़ा भाई अगर नाम कमाएगा तो आपको खुशी होगी। तो अंदर डाला गया है, ज्यादातर दलित हैं। ये आंकड़े हकीकत है, 1,30,000। आप बताइए, आंदोलन में भी 1 लाख लोग जेल में बंद थे, इस बार तो 1,30,000। 2019 के लिहाज से एक मैं सवाल कर रहा हूं, उसके बाद मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे। कभी कभी कुछ मसाइल या मसले ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और नतीजा फिर वो बदल देते हैं। कश्मीर को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। कश्मीर पर 2 बयान हैं, एक सैफुद्दीन सोज का है, गुलाम नबी आजाद का है। सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि मेरी राय वही है जो मुशर्रफ की राय रही। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 4 आतंकवादी मारने के लिए 20 नागरिक मारे जाते हैं और लश्कर तैयबा उसका समर्थन करता है। बोलता है कि यही बात मैं पहले से कहता रहा हूं, संगठन मेरा कहता रहा है। कश्मीर पर कांग्रेस की जो राय है वो ऐतराज के लायक है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यह बात, कश्मीर इस देश का एक जज्बाती सवाल रहा है और इस तरह के बयान कभी कभी परेशानी पैदा करते हैं। बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने। काश ये भी पूछ लेते हैं बीजेपी के लोगों से कि पीडीपी के लोग अफजल गुरु को क्या मानते थे, क्यों बनाया सरकार। वहां तो कश्मीर में इसलिए गए थे ना कि आतंकवाद को खत्म करेंगे। क्या हुआ? खुद भाग चले, बल्कि और बर्बाद कर दिया गया। अगर किसी भी, कश्मीर को क्या हम अपने देश का नागरिक नहीं मानते? मानते हैं ना। तो अगर नागरिक की जिंदगी को लेकर के अगर वहां मुसीबत है, मारे जाते हैं, तो बातें आती तो सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? आतंकवाद खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है और नागरिकों को सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी? इन्होंने काम तो उल्टा किया, लेकिन इस पे सवाल नहीं पूछता। कौन क्या बयान दे रहा है, इस पे सवाल पूछा जा रहा है। ये संजीदा बयान है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चुका कोई भी बात, आपकी दिलचस्पी बयान करनी और करनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। करनी तो देखिए, करनी क्या किया भाजपा के लोगों ने। जवाब देने आपको आ गया है और आप चीजों को आराम से निकाल लेते हैं अपने जवाब के जरिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कई दफा आपसे वो सवाल हुआ और आपने कहा कि बड़े भाई की शादी हो जाती है तो फिर मैं सोचूंगा। अब तो वो पर्दा हट गया है। बड़े भाई की शादी हो गई, अच्छी बात है, हमें खुशी है। और हमारे 2 और बड़े भाई हैं, चिराग पासवान जी हैं और निशांत कुमार जी हैं। ये उम्र में हमसे तीनों बड़े थे। नहीं, लेकिन एक पासवान जी के बेटे हैं, एक नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो बड़े भाई तो है ही ना भाई, हम लोगों का तो पारिवारिक संबंध भी रहा है। तो फिर उन दोनों को अपने पास बुला लीजिए ना। नीतीश जी चाचा है मेरे पिता को बड़े भाई कहते हैं, तो भाई तो होंगे ना। एक बात मानिए, आपने तो बहुत सारे बदलाव इधर किए हैं और बहुत सारे लोगों को साथ रखा है। जिन लोगों से नहीं बनती थी उनको भी आपने बुला लिया है। तो नीतीश जी को और पासवान जी को आप कहिए कि अब तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चिराग को बुला लीजिए, नीतीश जी के बेटे को बुला लीजिए। आप लोग नए सिरे से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति कीजिए, नया गठबंधन तैयार कर लीजिए। अरे अब उनका निर्णय हम कैसे लेंगे? हम निशांत जी को हम कैसे लेंगे? अरे निशांत जी बड़े भाई हैं, चिराग जी बड़े भाई हैं, तो जिंदगी में दखल हम शादी से पहले आप शादी नहीं किसी के जिंदगी में दखल हम क्यों दें? हम तो इसलिए ना कराना चाहते कि हम मम्मी पापा को बोल दे कि अब इन लोग का भी हो गया, मेरा भी करा लो। चलिए, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं कि शादी और मनमाफिक लड़की आपकी पसंद की कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जो परिवार को इकट्ठे लेकर चले, जो जिसके आने से परिवार एकजुट रहे और खुश रहे, और क्या चाहिए? देश में परिवार को लेकर चलने और सोचने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार अब छोटे होते जा रहे हैं। बड़े परिवार को लेकर के चलना अब हर किसी के बूते के बाहर की बात नहीं है। तेजस्वी जी ने अपनी शादी और शादी के लिए जो लड़की होनी चाहिए उसके बारे में अपनी राय रखी कि परिवार को लेकर साथ चले। एक नया परिवार आप भी राजनीति में बना रहे हैं और उस परिवार का जो मकसद है वो ये है कि नई सरकार जो हो वो मोदी जी को हरा दे
और नहीं, इस देश सरकार को में- बचा दे, मोदी देश जी से को क्या बचा- लेना? आपके मुताबिक देश को बचा दे, संविधान को बचा दे। हाँ। एक नई व्यवस्था है, नई सरकार है, कोई नया चेहरा आएगा। चेहरे के नाम पर आपने कभी नहीं कहा कि चेहरा कौन सा होगा। मैं लगातार पूछता रहा, अच्छा आप होगा। लगातार कहीं किनारे चलते रहे। जवाब देने आपको बहुत अच्छा आ गया है। जो सवाल सीधे जवाब देने चाहिए, उन सवालों से आप आराम से निकल जाते हैं। आप मंझ गए हैं, देश की राजनीति समझते हैं, बिहार की बहुत मजबूत संभावना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपने धन्यवाद समय दिया आपका। हमसे बहुत बात। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।